सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लासियस स्टेटमेंट, उससे पहले हमने पढ़ी थी केल्विन स्टेटमेंट, हीट इंजन के अबाउट। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट करें, या एक ऐसा प्रोसेस हम बना ही नहीं सकते हैं जिसमें हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर सकें। 100% वर्क का मतलब है जब हॉट टू कोल्ड हीट फ्लो, कोल्ड बॉडी हो ना, वो डायरेक्ट हीट को वर्क में कन्वर्ट करें, पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे एटमॉस्फेयर देखो, सिंगल रिजर्वायर है, अब एटमॉस्फेयर की हीट है, ओशन की हीट है, उसको हम वर्क में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे कोल्ड रिजर्वायर नहीं है, सिंगल रिजर्वायर है। मतलब आप उस सिंगल रिजर्वायर कितना भी आइडियल बना लें, उसका टेम्परेचर कितना भी आप बढ़ा लें, कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, पर उस हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो केल्विन स्टेटमेंट में ये था कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। अब क्लासियस में हम देखें, इट इज इम्पॉसिबल, इसमें भी सेम ही है, इम्पॉसिबल टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। नेचुरल फिनोमेना हीट का है हॉट टू कोल्ड। जैसे हमने सेकंड लॉ के शुरू में ये पढ़ा है कि हीट स्पॉन्टेनियस फ्लो है, हीट के फ्लो को रोक ही नहीं सकते हम, और हीट रिवर्स होती नहीं है, अपने आप रिवर्स नहीं होगी। हीट फ्लो होती है हॉट टू कोल्ड, और कोल्ड टू हॉट अपने आप नहीं होगी। उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, तभी हीट कोल्ड टू हॉट रिजर्वायर होगी, वो फिलो होगी इसमें। इट इज इम्पॉसिबल टू फिलो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क किए बगैर हम कोल्ड टू हॉट हीट को फ्लो करवा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैलकुलस स्टेटमेंट। अभी ये देखो, हीट इंजन में हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास है T1 हॉट बॉडी है, इसमें से हीट फ्लो होगी, कहां जाएगी? कोल्ड बॉडी की तरफ। और नेचुरल फिनोमेना है, एक हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को आप कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दें तो हीट फ्लो होती रहेगी हॉट टू कोल्ड, तब तक हीट फ्लो होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, हीट फ्लो होती है। पर हमें इसमें हीट फ्लो करवानी है, ऐसे ये हीट फ्लो करवानी है कोल्ड, उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क करके ये पॉइंट, इसका टेम्परेचर T1 से भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये T1 डैश है ना, वो T1 डैश ग्रेटर होगा T1 से, तभी हीट फ्लो होगी, अदरवाइज हीट फ्लो नहीं होगी। कोल्ड टू हॉट मीन्स कोल्ड बॉडी में से हम हीट ले रहे हैं और हॉट बॉडी की तरफ हीट को फ्लो करवा रहे हैं, पर उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। डायरेक्ट अपने आप कोल्ड में से हीट फ्लो नहीं होगी, जब एक्सटर्नल वर्क करेंगे। अब उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम हम ये बना लें, हमारे पास है ये एक सिंपल, इसका एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर, ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है जहां पे आइस वगैरह बनती है फ्रीजिंग। अब यहाँ से पाइप वगैरह निकलते हैं, और रेफ्रिजरेटर बैक में आप देखें यहाँ से डायरेक्ट गैस को इसमें एंटर नहीं होने देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वाल बंद होगा ना, तो यहाँ से कंप्रेसर तो कंप्रेस कर रहा है, यहाँ से हीट आ रही है, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, यहाँ से आगे हीट फ्लो ही नहीं हो रही है क्योंकि आगे गैस फ्लो नहीं हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, फिर इसके बाद ये वाल है, और ये जो आइस पॉइंट है उसकी जो ये वाल्स है वो ज्यादा ओपनिंग है, मतलब जो पाइप है उसकी स्पेस ज्यादा है। जैसे ये वाल अचानक ऐसे रैपिडली ओपन होगा तो गैस इस पाइप इसके अंदर इंटर होगा, आइस पॉइंट है उसकी जो वाल है उसके अंदर इंटर होगा, उसकी स्पेस ज्यादा है, वहां पे अचानक वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, हमें हीट
इसमें से ले रहे हैं और रूम में हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। उसके लिए कंप्रेसर को वर्क करना पड़ेगा। ये जब कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करेगा तभी फ्रीजिंग पॉइंट में से हीट आएगी और एटमॉस्फेयर में या रूम में रिलीज होगी। अगर ये कंप्रेसर नहीं होगा तो इसकी हीट बाहर रिलीज ही नहीं होगी। कि कंप्रेसर मतलब ये क्या कर रहा है, इसमें ये डब्ल्यू में लिखा है ना, वो कंप्रेसर है जो एक्सटर्नल वर्क कर रहा है गैस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तभी जो ये हीट फ्लो होगी हॉट टू कोल्ड टू हॉट। विदाउट एक्सटर्नल वर्क फ्लो नहीं होगी। तो ये एक परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर, मतलब इसमें वर्क जो हो रहा है वो हो रहा है किसके दरमियान, T1 माइनस T2। जाहिर है हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी इसके दरमियान वर्क हो रहा है। अब रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी नहीं होगी, इसमें लिखेंगे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। परफॉर्मेंस में भी ये लिखेंगे, बीटा लिख लें, के लिख लें। अभी फार्मूला ये होगा आउटपुट आउटपुट मीन्स हमें कुछ मिल रहा है इसमें, इनपुट मीन्स हमें कुछ देना पड़ता है, हम दे रहे हैं। आउटपुट में हमें यहाँ पे चीजें ठंडी होके मिल रही है T2, तो हम इसमें लिखेंगे T2 अपॉन W। रेफ्रिजरेटर में होगा T2 अपॉन W। अब W जब एक्सटर्नल वर्क करेंगे, इनपुट मीन्स हमें क्या करना पड़ा है, वर्क करना पड़ रहा है। इनपुट मीन्स वर्क करेंगे तभी हीट फ्लो होगी। तो W किसके इक्वल है, तो ये होगा T1 माइनस T2। ये परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर या एसी, ये एसी या रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस। इस रूम में एसी लगा लें तो एसी क्या करे, रूम की गर्मी को पकड़ के बाहर थ्रो करेगा। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर कम है, तो मीन्स लोअर टू हाई रीजन हीट को फ्लो कर रहा है। तो ये होगी परफॉर्मेंस। अभी इसमें आप ये सपोज रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, T2 है इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 कोई टेम्परेचर लिख ले आप, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर, T2 0 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर भले आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लें, क्या लिख लें, 10 डिग्री लिख लें। इसके दरमियान काम कर रहा है 0 डिग्री टू 10। और अभी इसमें हमें एफिशिएंसी का फार्मूला ये कैलकुलेट करना, या ऐसे कह लें 0 और -10 के दरमियान काम कर रहा है, ऐसे लिख लें 0 और ये कैलकुलेट कर लेना आप एफिशिएंसी। कैलकुलेट परफॉर्मेंस ऑफ -10 लिखे या -5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखे, कम टेम्परेचर है ज्यादा टेम्परेचर है, तो T1 0 हो गया, जो ज्यादा होगा वो T1, कम होगा T2, -5 लिखे या 10 लिखे। अब दोनों को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, ये होगा 273 और ये कितना होगा 268 केल्विन। अभी इसी फार्मूले में रखें, आप कैलकुलेशन करना है। T2 कितना है 268, 273। अभी इसकी कैलकुलेशन करना, परसेंट में नहीं आएगा, ये कोफिशिएंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो 10 डिग्री 20 डिग्री, इसमें भी वही है, T1 जो ग्रेटर टेम्परेचर होगा, T2 है जो लो टेम्परेचर होगा। पर 0 माइनस में होगा क्योंकि इससे फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम भी हो सकता है, 1 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री भी नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा 0 डिग्री और -5 डिग्री के दरमियान रेफ्रिजरेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये होगी परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसमें जो हीट फ्लो हो रही है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की क्लासियस स्टेटमेंट। अब केल्विन स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है। केल्विन स्टेटमेंट भी 100% हीट इंजन वर्क नहीं करेगा,
इसमें भी 100% हीट कोल्ड टू हॉट फ्लो ही नहीं होगी। हीट फ्लो करवाने के लिए हमें इसमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क हीट का फ्लो होना पॉसिबली नहीं है। तो ये अब उसके बाद इसमें हम कॉर्नट इंजन थोड़ा एक्सप्लेन कर लें उसके बाद। अभी इसमें कॉर्नट इंजन ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर कॉर्नट इंजन इससे कनेक्टेड है। यार एफिशिएंसी हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, उसके साथ थोड़ा इसको भी पढ़ लेते। कॉर्नट इंजन, साथी कॉर्नट फ्रेंच इंजीनियर था, उसने आइडियल हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। आइडियल हीट इंजन मतलब जो इंजन काम कर रहे हैं ना हम डेली लाइफ में, रियल इंजन है, वो कैसे काम करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रोसेस को फॉलो करेगा, वो एक्सप्लेन किया है इसने। एक आइडियल कॉन्सेप्ट दिया था हीट इंजन का। अब इसमें भी हीट इंजन का डेफिनेशन वो है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट इनटू मैकेनिकल। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन इज ए साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करे। कोई भी इंजन है, कार्नोट इंजन, कोई भी इंजन जो है साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करेगा। जब साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करेगा तो उसमें डेल यू क्या होगा, जीरो, चेंज एनर्जी जीरो होगा, और जो भी हीट दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होगी, वर्क में कन्वर्ट होगी। एफिशिएंसी इसकी जो है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ग्रेटर देन रियल इंजन। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो डेली लाइफ में, उससे इसकी एफिशिएंसी ग्रेटर है, पर 100% नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन नेवर इक्वल टू 100% या 1 के बराबर नहीं होगी, 100% कभी नहीं होगी। अब कार्नोट इंजन को समझने के लिए हमें 4 प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। 4 ऑपरेशनल प्रोसेस, 4 ऑपरेशनल प्रोसेस। उससे पहले हमें यहाँ पे ये एक हमें लेनी पड़ेगी, यहाँ पे हॉट बॉडी, ये हॉट बॉडी T1 HTR मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। एक ऐसी बॉडी ले ले जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। दूसरा यहां रखेंगे इंसुलेटर। तीसरा हम यहां पे रखेंगे और चौथा हम यहां पे रखेंगे इंसुलेटर। इन 4 प्रोसेस में से गुजरेगा। अभी हम यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहे हैं, सपोज ये गैस सिलेंडर है, ये उसका ये पिस्टन है, उसके अंदर हमने आइडियल गैस रखी है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसके वाल से इंसुलेटिंग है और बेस क्या है, कंडक्टिंग है, बेस कंडक्टिंग है। अब इस इंसुलेटर को, सिलेंडर को पहले हम रखते हैं इस हॉट रिजर्वायर के ऊपर, यहां पे हमने रखा, यहां पे हमने रखा। अब पहला प्रोसेस हमारा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अभी सिलेंडर लिया हमने, उसके अंदर आइडियल गैस हमने फिल की है और इसके वाल्स इंसुलेटिंग है और उसका बेस जो है कंडक्टिंग है। बेस कंडक्टिंग इसलिए रखा है हमने, ये बेस है जिसकी वजह से हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा और सिस्टम हीट को रिलीज भी करेगा।
अब पहले हमने जैसे सिलेंडर को हॉट बॉडी के ऊपर रखा, तो हॉट बॉडी ऐसी बॉडी ली है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब उसका टेम्परेचर ना इंक्रीज ना डिक्रीज हो। मतलब ये हॉट बॉडी है, सपोज हमने हॉट रिजर्वायर रखा है, सपोज इसका टेम्परेचर 50 है तो लास्ट तक 50 रहे। अगर 100 है तो 100 है, इसके टेम्परेचर में कोई कमी ना है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे। जैसे सिलेंडर को हमने इसके ऊपर रखा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस या सिस्टम इस हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम V1 से V2 तक इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पिस्टन को स्लोली मूव कराएंगे तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और इसका वॉल्यूम V1 से V2 तक बढ़ेगा। फिर इसको कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पिस्टन को स्लोली मूव कराएंगे तो गैस इस हीट रिजर्वर में से हीट को एब्जॉर्ब करेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे और उसका वॉल्यूम V1 से V2 तक इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद फौरन हमने उठा के सिलेंडर को रखा है इंसुलेटर के ऊपर, ये इंसुलेटर। अब इंसुलेटर इसके सिलेंडर के नीचे आने से या सिलेंडर को इंसुलेटर के ऊपर रखने से ये सिलेंडर पूरा इंसुलेटिंग हो गया, मतलब सिस्टम पूरा इंसुलेटिंग हो गया। अब सिस्टम के अंदर जो हीट है वो ना सराउंडिंग में रिलीज होगी, ना सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इसके अंदर जो भी हीट है वही वर्क में यूज होगी, जो भी इंटरनल एनर्जी है वही वर्क में यूज होगी इसमें। अब इस पिस्टन को रैपिडली एक्सपेंड करेंगे। क्यों रैपिडली करेंगे, क्योंकि इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर रखने से ये 100% इंसुलेशन नहीं होगी, हो सकता है कहीं से हीट इसमें इंटर हो, हमें हीट को इंटर होने से रोकना है। तो हम पिस्टन को रैपिडली एक्सपेंड करेंगे तो बाहर से हीट आते आते इस सिस्टम जो है एक्सपेंड हो जाए और इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और सिस्टम वर्क करेगा पिस्टन के ऊपर। एक सेकंड प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और बाय सिस्टम होगा और इसका वॉल्यूम जो बढ़ेगा ना V2 से V3 तक वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा। जो भी हीट है वो वर्क में खर्च होगी। अब 100% हीट तो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कोई हीट रिमेनिंग होगी। फिर फौरन उठा के अपने इंसुलेटर को यहाँ पे रखा और सिलेंडर को यहाँ पे रखा है, इसके अंदर जो रिमेनिंग हीट है ना अब सिस्टम क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्योंकि थर्ड प्रोसेस जो है इसका थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन में। इसमें हम लिख लें सिस्टम रिजेक्ट रिमेनिंग हीट, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में सिस्टम ने हीट को वर्क में कन्वर्ट किया, कुछ रिमेनिंग हीट होगी, इस आइसोथर्मल कंप्रेशन में सिस्टम हीट सराउंडिंग को रिलीज करेगा और ये जो है इंजन अपना साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करने जा रहा है। फिर फौरन उठा के हमने यहां पे रखा, ये यहां पे रखा है हमने, इसको कहेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर इतना बढ़ेगा जो सिस्टम ने जब यहां से हीट ली थी ना, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में उतना टेम्परेचर बढ़ेगा और सिस्टम अपना साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब इसका ग्राफिकल हम इसे लिखेंगे, इसमें पीवी ग्राफ V P A B और ये C होगा और D। ये जो है T1 है, ये दोनों आइसोथर्मल है और ये क्या है, एडियाबैटिक, और ये क्या आइसोथर्मल है। अभी देखो ये कर्व है वो आइसोथर्मल है, स्लो
स्लोली एक्सपेंशन हो रही है, रेपिडली एक्सपेंशन हुई है, ये स्लोली कंप्रेशन हो रही है और ये रेपिडली एक्सपेंशन हुई है। ये इसको कहते हैं एडियाबेटिक साइकिल, एडियाबेटिक साइकिल या एडियाबेटिक कर्व भी कह सकते हैं इसको। तो अभी चार प्रोसेस में ऐसे है कि चारों प्रोसेस में किस प्रोसेस में हीट इंजन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इंजन एब्जॉर्ब हीट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इन विच प्रोसेस हीट इंजन रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कौन से प्रोसेस में हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। माने एडियाबेटिक एक्सपेंशन वो प्रोसेस जिसमें हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, और आइसोथर्मल कंप्रेशन वो प्रोसेस जिसमें हीट इंजन हीट को रिजेक्ट करेगा। और इसमें चेंज इन इंटेंसिटी क्या होगी, इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन इंटेंसिटी जीरो। अब इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला ये है। अभी यहाँ पे चौथा प्रोसेस जो हमने लिखा है एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसमें टेम्परेचर क्या इंक्रीज होगा। अब एफिशिएंसी का फार्मूला यही है, सेम है इसमें, ई, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है कॉर्नट इंजन। अब इसमें T2 अपॉन T1 डिक्रीज होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। T2 अपॉन T1, T1 को बढ़ा दें तो ये फैक्टर ओवरऑल कम होगा, क्योंकि T1 की वैल्यू ज्यादा होगी, इससे डिवाइड करेंगे तो ये रेशो ये कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब ये रेशो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। आप इसको कम करते करते इस T2 अपॉन T1 फैक्टर को जीरो कर दें तो 1 माइनस जीरो जीरो, एफिशिएंट 100%। ये पॉसिबल तो नहीं है, सेकंड लॉ तो परमिशन नहीं देगा एफिशिएंट 100%, पर फॉर एग्जांपल हम कहें अगर T2 अपॉन T1 पूरे फैक्टर को जीरो कर दें तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 100%, तो वहां पे सेकंड लॉ रॉन्ग हो जाएगा। पर मेरे कहने का मतलब कि इस फैक्टर को डिक्रीज करने से एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कॉर्नट इंजन, कॉर्नट साइकिल, इसके 4 ऑपरेशनल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये सिलेंडर समझो कि हीट इंजन है, ये हीट इंजन आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट को एब्जॉर्ब करेगा बट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वो हीट जो एब्जॉर्ब की है वो किस में कन्वर्ट करेगा, वर्क में। 100% हीट वर्क में कन्वर्ट होगी नहीं, रिमेनिंग हीट होगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस होगा जिसमें हीट इंजन हीट को रिमेनिंग हीट रिजेक्ट करेगा, फिर दोबारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिस्टम ओरिजिनल प्लेस पे वापस जाएगा, ये इसमें D2A, और अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये कॉर्नट इंजन और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी हमारा टॉपिक इसमें रहता है एंट्रोपी, जो कल पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में भी एंट्रोपी है, इंशाल्लाह कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।